हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये मैगजीन आपका जो एमसीक्यू के फॉर्म में है उसको मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने 2 पार्ट करवा दिया हूँ। इंटरनेशनल और नेशनल का पार्ट खत्म हो चुका है। नीचे लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वीडियो का भी लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये वो मैगजीन है जो आपका मेन मैगजीन होती है, आई दृष्टि आंख वाली, उसी का यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में दिया रहता है और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। इसको मेरा यही करने का पर्पज है कि आपको ये याद हो सके। वो भी मैं मैगजीन करवाता हूँ, ये भी मैगजीन करवाता हूँ। वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में करवाता हूँ और ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया ही रहता है। तो चलते हैं, आज इकोनॉमिक्स वाला जितना भी पूरे क्वेश्चन आपके बने हैं वहां पर आप देखेंगे जो मेन मैगजीन होती है उसका 80% यहीं पर होता है। 80 के 90% यहाँ पर होता ही है। सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया रहता है, इससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के देख लेते हैं। जो लोग नए होंगे वो प्लीज पुराना वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है सब कुछ। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं पूरा खत्म कर दूंगा अभी, चाहे उत्तर प्रदेश का सेक्शन हो, बिहार का सेक्शन हो या आपका संक्षिप्तियां हो, सब कुछ यहाँ पर आपको एंड कर देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 21 सितंबर 2024 को जारी बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। जो इसमें कह रहे हैं कि अभी जो बागवानी का जो फसल है वो कितना है होने का अनुमान, मतलब उसकी पैदावार कितना होने की अनुमान है। तो मिलियन टन, कितना मिलियन टन, 353.19 मिलियन टन उत्पादित होने का अनुमान है। अब देखते हैं इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। जैसे यहाँ पर बागवानी के फसल के बारे में बता दिया गया है 353.19 मिलियन टन। उसी तरह यहाँ पर देखिए फलों का उत्पादन बता दिया गया है। फलों का कितना अनुमान है पैदा होने का, 112.73। और सब्जियों का उत्पादन कितना होगा, तो सब्जियों का उत्पादन 205.80 मिलियन टन अनुमान है उत्पादन होने का। आलू का 570.4 लाख टन होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन 213.20 लाख टन होने की उम्मीद है। तो ये याद रखेंगे सब, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो देश में बागवानी फसल का दिया है 353.19, पहले ही बता चुके हैं। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो देख लीजिए जो भी, क्योंकि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, आलू हो रहा है। 570.49 आलू का उत्पादन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, सितंबर 2024 में विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया हुआ। इस मंत्रिपरिषद के संयोजक कौन है, इस मंत्रिपरिषद के संयोजक कौन है, सम्राट चौधरी। अब पूछेंगे सम्राट चौधरी कौन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। तो सम्राट चौधरी यही संयोजक बने हैं। ये देखिए, इसका गठन 15 सितंबर 2024 को किया गया है जीएसटी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जीएसटी परिषद के द्वारा। इसका काम क्या होता है, मतलब एक सुझाव देना, ठीक है। मंत्री सुझाव है तो मंत्रिपरिषद समूह का गठन किया गया है, जीएसटी दर का सुझाव दिया जाएगा। 13 सदस्यीय इस मंत्री समूह के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, याद रखेंगे। अब देखिए समूह के, अब देखिए ये बीपीएससी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो अभी बीपीएससी पेपर होने वाला, बीपीएससी प्री का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के सदस्य शामिल होंगे हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 सितंबर 2024 को कौन सा बैंक पीसीएएफ, याद रखिएगा पीसीएएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो किसका, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है। तो पहला भारतीय, प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यही बना गया है। अब देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो गया है। सितंबर 2024 में
ये लॉन्च किया, पीएससीएफ को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। अब देखिए पीसीएएफ का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मानकीकृत आकलन करना और प्रकटीकरण प्रदान करना, जिसमें ऋण और निवेश शामिल हो। तो जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसी से रिलेटेड ये सब बैंक हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इन्हांसमेंट, पीएम ड्राइव योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देखिए सही नहीं है तो ये बताना है। तो पीएम ड्राइव योजना के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इस पीएम ड्राइव योजना के बारे में देख लीजिए, क्योंकि इस बार ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है पीएम ड्राइव योजना। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी। तो एकदम सही है, बिजली आधारित जो गाड़ियां हैं इनको बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना का शुभारंभ किया। अब देखिए ये एक तो एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस योजना की अवधि 3 वर्ष है, तो यही गलत है आपका। इस योजना की अवधि 2 वर्ष है, याद रखेंगे 2 वर्ष इस योजना की अवधि है। इस योजना के तहत 24.79 लाख E2W, 3.16 लाख E3W और 14,028 ई बसों को सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब ये 2 व्हीकल वाले और 3 व्हीकल वाले 4 वो ये बसों को भी 14,028 ई बसों को सहायता प्रदान की जाएगी, सही है। ई ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, तो एकदम सही है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर दोनों ही सही है। अब यहाँ पर ये देखिए E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, ई अन्य ई उभरते ईवी को योजना किस घटक हैं इस योजना के। अब देखिए यहाँ पर योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, ये तो अभी ऊपर ही बताएं। 24.7 लाख E2W और 3.16 लाख E3W और 14,028 बसों को, 500 करोड़ रुपए एम्बुलेंसों को, ई एम्बुलेंस भी चलाया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मांग एकत्रीकरण पर काम किया जाएगा कंजर्वेशन एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 40 लाख की आबादी वाले 9 शहरों में। अब देखिए इन 9 शहरों में शामिल कौन कौन से होंगे जहां पर ये काम किया जाएगा इसके लिए। तो ये कहाँ, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, सूरत है, बंगलोर है, पुणे और हैदराबाद है। तो इतना याद रखेंगे, ओके। तो ये शहर यहाँ पर ये काम किया जाएगा इन शहरों में। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बन रहा है। अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में निम्नलिखित कौन सा कथन विचार कीजिए, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। पहला कह रहा है इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ थी, अमेजन को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कह रहा है इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं, तो किसमें कौन सा सही है, दूसरा वाला एकदम सही है, 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब देखते हैं विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की गई, कब जारी की गई, अगस्त 2024 में। किसके द्वारा जारी की गई, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष कंपनियां 5 कंपनियां कौन है, ये बहुत ज्यादा पूछता है कई बार। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की अगर मैं सूची पूछूं, इसमें टॉप कंपनी कौन सी है, तो वॉलमार्ट, याद रखें ये वॉलमार्ट टॉप नंबर 1 कंपनी है। दूसरे पे अमेजॉन है, तीसरे पे स्टेट ग्रिड है, याद रखेंगे तीसरे पे स्टेट ग्रिड है। सऊदी अरामको है चौथे पे, सीनोपेक ग्रुप 5वें पे है। इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री 86वें नंबर पे, 86 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री है। दूसरे अगर इंडिया के दूसरे नंबर की कंपनी देखें तो 95 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये है दूसरे नंबर। तीसरे पे इंडियन ऑयल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178वें नंबर पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, भारत पेट्रोलियम भी है, टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी बैंक और राजेश एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सभी कुछ। अब देखिए ये भारतीय कंपनियां हैं जो कहाँ पर शामिल की गई है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में।
ये भारतीय कंपनियां हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पे है अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अब यहाँ पर देखते हैं 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कितनी राशि की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। तो कितनी राशि की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, तो 14,235.30 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। कितनी? 14,235.30 करोड़ रुपए की। अब यहाँ पर देखिए किसानों का जीवन स्तर और आजीविका सुधारने के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अब देखिए इन मंजूरी प्रदान की गई 7 प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें कौन है, इस मिशन में कुल परिव्यय 2,817 करोड़ डिजिटल कृषि मिशन। पहले में देखिए कितना व्यय होगा, 2,817 करोड़ रुपए। इसमें 2 आधारभूत स्तंभ होंगे, एक एग्रीटेक स्टैक होगा, दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शामिल होगा। दूसरे पे कौन सा होगा, खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान पोषण संबंधी सुरक्षा होगा। कुल कितना होगा, कुल होगा परिव्यय राशि 3,979 करोड़ रुपए। ये देखिए तीसरा, यह पहल किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और वर्ष 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। तीसरा कौन होगा, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। कुल परिव्यय राशि 2,291 करोड़ रुपए होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके तहत कृषि छात्रों को शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। चौथा क्या होगा, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना। कुल परिव्यय राशि 1,702 करोड़ रुपए होगा। इसका उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय को बढ़ाना, बागवानी का निरंतर विकास करना। कुल परिव्यय 1,129.30 करोड़ रुपए होगा। बागवानी पौधों को से किसानों की आय को बढ़ाना। ये छठा क्या होगा, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण होगा, 1,202 करोड़ रुपए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन होगा, कुल परिव्यय राशि 1,115 करोड़ रुपए होगा। अब यहाँ पर देखिए अगस्त 2024 में जारी हुरून रिच लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें किसको प्रदान हुआ है, गौतम अडानी को हुआ है शीर्ष स्थान। हुरून इंडिया रिच लिस्ट, याद रखेंगे ये इंडिया वाला रिच लिस्ट है, इसमें विदेशी नहीं है, सिर्फ इंडिया वाले। गौतम अडानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को द्वारा। अब देखिए पहले स्थान पे कौन है, गौतम अडानी और परिवार ये हैं। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। तीसरे स्थान पर शिव नाडर है। चौथे स्थान पर साइरस यस पूनावाला एवं परिवार है। पांचवें स्थान पर दिलीप सिंघवी है, तो याद रखिएगा यही सबसे मतलब सबसे अमीर है भारत में, ठीक है। अभिनेता शाहरुख खान 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ इस सूची में पहली बार जगह बनाने में सफल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबकी आय देख लीजिए और ये शाहरुख खान जी की आय देख लीजिए, ठीक है। ये नहीं कर रहा हूँ इनकी आय कम है, लेकिन कंपेयर में इनके देखिए कितना, मतलब इन सबके पास कितना पैसा है। जेप्टो के साथ संस्थापक कौटिल्य बोहरा 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के अमीर हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या कहता है, SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। SECI को 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय के नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कौन सा सही है, दोनों ही सही है, याद रखिएगा। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवरत्न का दर्जा प्रदान हुआ। अब देखिए पूरा हम देख लेते हैं। नवरत्न का दर्जा 30 अगस्त 2024 को सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप देखिए जैसे सब आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम ये सब पढ़ते होंगे, और वैसे अब ये भी अभी देखिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ हो गया है, कुछ दिन में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। देखिए दर्जा प्राप्त किया गया वित्त मंत्रालय ने। SECI
भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रदूषण पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इस कंपनी की संचय उत्पादन क्षमता 69.25 गीगावाट है। अब यहाँ पर देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर शुरू करेगी। इसके तहत कितनी राशि किस श्रेणी सेकंड वैकल्पिक को निवेश कोष स्थापित किया जाएगा? 750 करोड़ रुपए का, याद रखेंगे 750 करोड़ रुपए का। अब देखिए यह कोष शुरू करेगी केंद्र सरकार, शुरू करेगी। किस लिए शुरू करेगी? स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष इक्विटी सहयोग भी दिया जाएगा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप को। इस पहल का उद्देश्य क्या है? 750 करोड़ की श्रेणी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है। हाल ही में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहना क्या कहना कहा जा रहा है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 9वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये कह रहा है, ये भी एकदम सही है, सही पूछ रहा है तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है, इसके अनुसार अस्थायी जमा सुविधा 6.75% स्थिर होगी थी, गलत है। पहला वाला एकदम सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखें अस्थायी जमा सुविधा दर कितना है? 6.25 है। यहाँ पर कितना दे? 6.75, यही गलत था। अब वही देखिए, इसके द्वारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा लगातार 9वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीति रेपो दर 6.50% पर यथावत, अस्थायी कितना 6.50 पर यथावत रहा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75, बैंक दर 6.75, परिवर्तनीय रेपो दर 3.35, CRR 4.50, ये 18%। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रेपो रेट क्या होता है। स्ट्रेटेजी के वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। क्या होता है? जैसे आरबीआई, जैसे हम सब क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, और बैंक भी किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। वही रेपो रेट कहलाता है, रेपो दर वही कहलाता है। ठीक है, जो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। अब देखिए यह दर बढ़ती है तो बैंकों को आरबीआई से प्राप्त होने वाला लोन हो जाता है, तो महंगा हो जाता है। अगर यह दर बढ़ जाती है तो जो बैंकों को आरबीआई से प्राप्त होने वाला लोन है वो महंगा हो जाता है। इसीलिए रेपो रेट को स्थिर किया जाता है। अगर बैंक ज्यादा रेपो रेट पाएगा, ज्यादा महंगा पाएगा, वो क्या कहते हैं, ब्याज मतलब पैसा, तो क्या होगा, हम सबको भी ज्यादा ही महंगा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां भी कंट्रोल किया जाता है, यहाँ भी। आरबीआई महंगाई की कमी लाने के लिए घटाता है लिक्विडिटी, बाजार में रुपए की तरलता को। परिवर्तन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। तो ये देखिए रिवर्स है। अभी क्या हो रहा था, जो बैंक होते रहे थे, मान लीजिए मैं एसबीआई की बात करता हूँ, एचडीएफसी की बात करता हूँ, ये बैंक से ले रहे, वो आरबीआई से ले रहे थे, तो वो रेपो रेट जिस पर ले रहे थे ब्याज, मतलब पैसा जिस पर ले रहे थे, वो क्या हो रहा था, वो रेपो रेट दर हो रहा था। और जब बैंक मतलब आरबीआई ही किससे ले? बैंकों से ले, एसबीआई से ले, एचडीएफसी से ले, जब आरबीआई है तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी लिया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? यह जमा राशि का वह भाग होता है जो आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो ये याद रखिएगा, क्या होता है? जो आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, यही होगा। ठीक है, तो बस चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 5 अगस्त 2024 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व का सबसे बड़ी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग राजस्व के आधार पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहे हैं फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की रैंकिंग में कह रहे हैं इस सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। दूसरा कह रहे हैं इस सूची में अमेजॉन दूसरे स्थान पर है। तीसरा कह रहे हैं इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक 140वें स्थान पर है। तो कौन सा सही है?
तो यहाँ पर कौन सा 1, 2, तीसरा सही है, लास्ट वाला आपका गलत था। लास्ट वाला में क्या बताया गया था, बोला गया था भारतीय स्टेट बैंक 140वें स्थान पर है, तो ये गलत था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसमें स्थान पर, भारतीय स्टेट बैंक 178वें स्थान पर है। क्यों, कितना, 178 स्थान पे है। देखिए वॉलमार्ट करें पहले स्थान पर, हाँ पहले स्थान पर है। अमेजॉन दूसरे स्थान पर, सही है। स्टेट ग्रिड तीसरे स्थान पर, और सऊदी अरब के चौथे स्थान पर, सीनो ग्रुप 5वें स्थान पर। और हमारा रिलायंस इंडिया जो हमारे देश का है, तो वो यहाँ पर 46वें स्थान पर, पहले स्थान पर अगर भारतीय कंपनी देखा जाए। ठीक है, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC 95वें स्थान पर है। हम यहाँ पर देखें, जुलाई 2024 में किस राज्य की 2 कोयला खदानों को दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी खदानों की सूची में शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य की कोयला खदान, कोयला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। भारत की शीर्ष 2 बड़ी कोयला खदान, ठीक है, किसके द्वारा, worldatlas.com के द्वारा जारी किया गया। अब देखिए इस सूची में भारतीय खदानें कौन है, गेवरा कोयला खदान, गेवरा कोयला खदान याद रखेंगे। दूसरा स्थान है दूसरा स्थान है इसका, ठीक है। और ये कुसमुंडा कोयला खदान, ये चौथे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर कौन सा है, ब्लैक थंडर माइन USA का है। ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं एक बार इंटरनेशनल सेक्शन में। तो यहाँ पर गेवरा कोयला खदान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर ब्लैक थंडर माइन है जो USA में है वो। दूसरे स्थान पर हमारे देश का छत्तीसगढ़ में गेवरा कोयला खदान, और तीसरे स्थान पर तो नहीं है, चौथे स्थान पर देख लीजिए, चौथे स्थान पर कुसमुंडा कोयला खदान, ये चौथे स्थान पर है, ये भी छत्तीसगढ़। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, गेवरा कोयला खदान कहाँ पर है, कुसमुंडा कोयला खदान कहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ये याद रखेंगे। हाल ही में जारी विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2024 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई। दूसरा क्या कहा जा रहा है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास का दर 3.2% रहने का अनुमान है। तीसरा कह रहा है वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। तो कौन इसमें सही है, तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही होगा, याद रखेंगे, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। पहला वाला कर रहे हैं, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी, IMF द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट अपडेट 2024। अब देखिए इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार वैश्विक विकास दर अनुमानित किया जाता है वर्ष 2024 3.2%। पूरे विश्व का विकास दर, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की विकास दर पूछा जा रहा है। वर्ष 2025 में 3.3% रहने की अनुमान है, और भारत का विकास दर 7% क्या है, भारत का रहने का अनुमान है। 2025 में 6.5% से तक रहने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 1.7%, वर्ष 2025 तक 1.8%। अब देखिए यहाँ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 4.3%, 4.3%। उभरते और विकासशील एशिया की विकास दर 5.4%, 5.1%, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एशिया की विकास दर ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्रश्न क्या करा, जुलाई 2024 में भारत की पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अनुसंधान और विश्लेषकों और निवेश सलाहकारों से प्रबंध और प्रशासन की देखरेख हेतु BSE को पर्यवेक्षी निकाय के रूप में मान्यता दी है। BSE लिमिटेड को RASB और IASB के रूप में 25 जुलाई 2024 को 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी गई है। इसमें कौन सा सही है, दोनों ही सही है। अब देखिए ये क्या है, सेबी और BSE लिमिटेड को मान्यता, यहाँ पर क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ था, ठीक है। तो इसको हो सकता है क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में। अब देखिए सेबी और BSE लिमिटेड को मान्यता जुलाई 2024 में मान्यता प्रदान किया किसने, किसके रूप में, RAASB IAASB के रूप में। RAASB क्या है, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ये है इसके रूप में। और IAASB क्या है,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, इसके रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो दोनों के रूप में किसको, एसबीआई द्वारा बीएससी लिमिटेड को मान्यता, ठीक है, एसबीआई द्वारा बीएससी लिमिटेड को आरएसबी और एलएसबी में मान्यता प्राप्त की गई है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। अब यहाँ पर देखिए कितने क्षेत्र में, लगभग 67,422 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस संबंध से जुड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, लागत 284.19 करोड़ रुपए। यहाँ पर क्या कर रहा है, जुलाई 2024 में वैश्विक $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT में रैंकिंग दी गई। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने 2024 के लिए ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में 6वां स्थान प्राप्त किया। तो इसमें कौन कौन सही है? तो पहला और दूसरा एकदम सही है। तो सत्य पूछ रहा है तो पहला दूसरा दोनों ही सही है। यहाँ पर देखिए वैश्विक MDRT रैंकिंग 2024 में टाटा AIA का 6वां स्थान, AIA शीर्ष स्थान पर AIA चीन, याद रखेंगे। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इस वैश्विक MRT बाजार में 6वां स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर ये देखिए जुलाई 2024 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। जिससे आप काम करने जा रहे हैं कहीं पे, सबसे ज्यादा महंगा कौन आपको पड़ेगा? हांगकांग पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जुलाई 2024 में जारी की गई, किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा ये जारी किया गया। सबसे महंगा शहर हांगकांग है, दूसरा सबसे महंगा शहर सिंगापुर है, ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का, जिनेवा है, फिर वेसल है। ये याद रखेंगे महंगे शहर। विश्व के सबसे सस्ते शहर कहाँ है? मतलब यहाँ पे काम करने जाएंगे तो खर्चा बहुत ही कम लगेगा। तो कौन कौन से शहर सबसे सस्ते हैं? अबूजा याद रखेंगे, लागोस याद रखेंगे, इस्लामाबाद, बिस्केक, कराची, ये सब शहर कौन से हैं? बहुत सबसे सस्ते शहर हैं। कौन से सबसे सस्ते शहर हैं, याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर सूची में शामिल 7 भारतीय शहर कौन से हैं? मतलब इसमें मुंबई सबसे महंगा शहर, नई दिल्ली, फिर चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, मुंबई याद रखेंगे भारत का। अब यहाँ देखिए 29 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित सहमति के पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण रक्षा मंत्रालय और एनएससी ने पूंजी बाजार में एमएसएमई की पहुंच आसान बनाने के लिए इस सहमति पर पत्र हस्ताक्षर किया। यहाँ करें क्या करें, इस सहमति पर पत्र का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई को एनएसई और प्लेटफॉर्म एनएसई इमर्ज के माध्यम से कुशल और पारदर्शी तरीके से अपनी विकास योजनाओं के लिए उत्पादक पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों ही सही है। याद रखेंगे 1 और 2 दोनों ही सही है। सही पूछा था दोनों। अब क्या है, रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ वो भी यही पूछेगा कि एनएसई जो एनएसई स्टॉक मार्केट में 2 चीजें होती है, एक एनएसई होती है, एक बीएससी जो स्टॉक मार्केट देखते होंगे। तो ये रक्षा मंत्रालय ने एनएससी के साथ समझौता किया है। पूंजी बाजार में एमएसएमई की पहुंच आसान बनाने हो, इसीलिए समझौता किया गया है। रक्षा क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई को एनएससी प्लेटफॉर्म एनएससी इमर्ज के माध्यम से कुशल और पारदर्शी तरीके से अपनी विकास योजनाओं के लिए उत्पादक पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करना। इस सहमति पर पत्र की लागू अवधि क्या है? 5 वर्ष है। अब यहाँ पर देखते हैं 25 जुलाई 2024 को किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की? तो इसमें किसने किया? मैनकाइंड फार्मा ने किया। किसने? मैनकाइंड फार्मा ने किया। भारतीय सीरम वैक्सीन का अधिग्रहण, इसके अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की गई मैनकाइंड फार्मा द्वारा। कब की गई? जुलाई 2024 में की गई। यह अधिग्रहण मैनकाइंड फार्मा करेगा निजी इन एक्टिव निवेशक एडवेंट इंटरनेशनल से।
अदाहरण की जाने वाली हिस्सेदारी कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। सौदे की राशि 13,630 करोड़ रुपए है। 1.64 बिलियन डॉलर है। केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय 53.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। कृषि और एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया जाएगा। तो सही पूछ रहे हैं यहाँ पर। सही कौन सा है? 2 और 3 सही है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहला वाला गलत है, ठीक है। 2 और 3 ये और ये वाला देख लीजिए। दूसरे में क्या है? देखिए, बजट की प्रमुख केंद्रीय बजट 2024 की जो प्रमुख बातें उसको देख लेते हैं। बजट 2024-25 में क्या है? ऋण को छोड़कर कुल संपत्ति 32.07 लाख करोड़ रुपए हुए। कुल व्यय 48.2 लाख करोड़, इतना ही बजट पेश किया गया है। 48.21 लाख करोड़। कुल सकल प्राप्ति कितना होगा? 25.83 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% होगा। ठीक है। अब देखिए इसी यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये थोड़ा सा आप मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट से संबंधित यही इंपॉर्टेंट है यहाँ डाटा। अब देखिए यहाँ पर रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की 5 योजना। अब देखिए अभी कल या परसों में एक वीडियो आएगा आपका, जो मेन मैगजीन है उसका वीडियो आएगा। इसी सबको जो दिया गया है इसी सबको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैंने वहां पर कन्वर्ट कर दिया है। तो वो वीडियो कल ही या परसों आ जाएगा, ठीक है। शायद कल ही आ जाए। योजना का और पहली देखिए योजना क्या कह रहा है? योजना का पहली बार वालों के लिए ईपीएफ को पंजीकरण पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपए तक महीने हर तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। योजना खा विनिर्माण योजना सृजन कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को सीधे निर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, जो नौकरी से पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है। अब तीसरा क्या कर रहा है? नौकरी देने वाले को मदद। सरकार नियोक्ताओं को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी को 3,000 रुपये तक प्रतिमाह भुगतान करेगी। कौशल की नई केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? अगले 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल बढ़ाया जाएगा। कितने? अगले 5 वर्ष साल में कितने? 20 लाख युवाओं को कौशल बढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों के इंटर्नशिप के लिए नई योजना तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं क्या है। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। अब यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा, राजगीर का व्यापक विकास, उड़ीसा के मंदिर स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू दृश्य और प्राचीन समुद्री तटों के विकास में सहायता कर अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि। यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन होंगे, मोबाइल प्रिंटेड हो गए, सर्किट बोर्ड असेंबली, मोबाइल चार्जर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया, मतलब सस्ते हो गए ये। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया, ये भी सस्ते हो गए। लौह निकल लस्टर तांबे की मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। तांबा स्क्रैप 2.5% रिहायशी मूलभूत सीमा शुल्क होगा। सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर होंगी।
वित्त वर्ष 2023-22 में 58% कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में 2/3 से अधिक करदाताओं ने सरलीकृत कर व्यवस्था का लाभ उठाया है। विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% कर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव है। एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों की सूचना न देने पर गैर दंडित बनाने का प्रावधान है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये तक से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। ये इम्पोर्टेंट है। 0 से 3 लाख रुपए जो होगा उसमें कर कितना लगेगा? टैक्स 0 लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए का 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक के 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 15 लाख 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ऊपर कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पर देखते हैं 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश किया। मतलब इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। इसमें पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया। आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। तो कौन सा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा वाला। तो पहला और दूसरा सही है। देखिए उत्तर प्रदेश चावल शीर्ष उत्पादक राज्य नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण है। आर्थिक समीक्षा की विशेषताएं क्या है? इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 6.5 से 7.7 रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर विचार किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। यहाँ भारत तीसरा सबसे फार्मास्यूटिकल बाजार है। ठीक है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास में मानसिक स्वास्थ्य और मुख्य कारक के महत्व को समझते हुए नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सर्वे में कहा गया कि भारत 10.6% वयस्क लोग मानसिक विकार के शिकार हैं। ठीक है, इसीलिए ये पहली बार इसमें ये मानसिक स्वास्थ्य शामिल किया गया है। 12,500 अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जो देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कीमतों में 4.18% रही है। मौजूदा कीमतों पर देश का जीडीपी कृषि क्षेत्र की 18.2% हिस्सेदारी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मौजूदा कीमतों पर देश का जीडीपी में कृषि क्षेत्र की 18.2% हिस्सेदारी है। तो अगर जीडीपी देखा जाए तो उसमें किसका? कृषि का 18.2% योगदान है।
यहाँ देखिए 12 जुलाई 2024 को बीबीवीए कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने विश्व का पहला जैव विविधता ब्रांड लॉन्च किया। पहले किसके लिए बीबीवीए और आईएफसी द्वारा कितनी राशि जारी की गई थी? ये $15 मिलियन की राशि जारी की गई। यहाँ पर देखते हैं 12 जुलाई को लॉन्च किया गया बीबीवीए कोलंबिया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, कुल राशि $70 मिलियन। पहले किसके रूप में बीबीवीए और आईएफसी द्वारा जारी राशि $15 मिलियन है। जारीकर्ता बैंक है बीबीवीए कोलंबिया। अब यहाँ पर देखिए 9 जुलाई 2024 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा जारी वित्त वर्ष 2023-24 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में खादी उत्पादों की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 399.69% की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के अस्थायी आंकड़े जारी किए गए। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं जारीकर्ता। बिक्री में 399.6% लगभग 400%, उत्पादन में 314.79% लगभग 315%, नए रोजगार सृजन में 80.96% लगभग 81%। अब देखिए भारत के पहले टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। ये वाला क्वेश्चन 2024 को टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत में पहले टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला सही है, सही पूछ रहा है। यह निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स ट्रैक करेगा और इसमें 50 निफ्टी कंपनियां शामिल होगी। ये गलत है। यहाँ पर देखते हैं भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च 8 जुलाई 2024 को टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च किया है। फंड का नाम है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। यह ट्रैक करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को। इसमें शामिल होगी निफ्टी की 500 कंपनियां। यहाँ पर कितना कहा था? इसमें 50 कंपनियां कहा था, यहाँ पर 500 कंपनियां शामिल होगी। इस ओपन एंडेड इंडेक्स फंड का लक्ष्य भारत में तेजी से बढ़ते हुए ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करना। हाल ही में जारी पर्यावरण सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? स्नाइडर इलेक्ट्रिक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2024 में टाटा मैगजीन और डेटा कंपनी स्टैटिस्टा द्वारा जारी किया गया एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जापान की आईटी कंपनी NEC कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर, इटली की रिटेल फैशन कंपनी मनकलर तीसरे स्थान पर रही है। टेक महिंद्रा 111वां स्थान है, विप्रो 179वां स्थान है, महिंद्रा 124वां स्थान है। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए शीर्ष स्थान पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के मध्य एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सही है। यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार और प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देना। तो ये भी सही है, दोनों सही है। IITH और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के मध्य जो समझौता हुआ है वही बता रहा है कि ये सेमीकंडक्टर इनोवेशन को बढ़ावा देना। यहाँ पे क्या कर रहा है? जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो इसमें कौन सा सही है? एप्पल विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ये एकदम सही है। दूसरा गलत है, बी वाला सही है। अब देखिए ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इसमें क्या कहा गया कि जो एप्पल है ये सबसे मूल्यवान ब्रांड है, लगभग $516.6 बिलियन की इसकी नेट वो है। ठीक है, एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट आता है, फिर गूगल आता है, अमेजॉन, सैमसंग, ये आते हैं। ठीक है, तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सैमसंग ये सबसे दुनिया के
टॉप ब्रांड है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भारत के शीर्ष 5 ब्रांड कौन है। टाटा, इसमें इंफोसिस शामिल है, LIC शामिल है, HDFC शामिल है, रिलायंस समूह शामिल है। तो ये ब्रांड कह रहे हैं सबसे मूल्यवान ब्रांड की श्रेणी में। अब देखिए 28 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण और विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के त्वरित बैंक और निपटान की प्रक्रिया स्वचालित और तेज करने हेतु कृषि और किसान कल्याण विभाग और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये किसके, नाबार्ड, याद रखेंगे नाबार्ड के। ब्याज अनुदान दावों और त्वरित बैंक निपटान के लिए वेब पोर्टल और कृषि तथा ब्लॉग साइट लॉन्च 28 जून 2024 को लॉन्च करता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वेब पोर्टल विकसित कृषि किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2024 रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 28,634 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर है। ब्रांड फाइनेंस इस सूची में BSNL सबसे अंतिम अर्थात 100वें स्थान पर है। तो कौन सा सही है, पहला वाला सही है। अब देखिए 2024 में इंडिया 100 में कौन सा, टाटा ग्रुप सबसे नंबर 1 पे है। 100वें स्थान पर अरविंदो फार्मा है, याद रखेंगे अरविंदो फार्मा 100वें स्थान पर, 99वें स्थान पर BSNL है। टाटा सबसे मूल्यवान ब्रांड है भारत का, इसके बाद इन्फोसिस है, HDFC है, LIC है और रिलायंस ग्रुप है। ये 5 याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि 25 जून 2024 को विकास बैंक ADB और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड AHFL के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में निम्न आय और किफ़ायती आवास खंड वित्तपोषण की कमी को दूर करना। तो कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, सही पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ADB और AHFL के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत में निम्न आय वर्ग की महिलाओं के आवास को ऋण उपलब्ध कराने हुए तो ये समझौता पर हस्ताक्षर हुए। 60 मिलियन डॉलर की राशि होगी। AHFL का फुल फॉर्म क्या होगा, AHFL का फुल फॉर्म क्या होगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ पर देखते हैं 25 जून 2024 को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इसका लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों में यह देश का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम होगा, यह 18वां सार्वजनिक उपक्रम होगा। कौन सा, देश का 18वां सार्वजनिक उपक्रम। अब देखिए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नवरत्न का दर्जा 25 जून 2024 को दर्जा प्रदाता लोक उद्यम विभाग DPI, इससे यह कंपनी बन गई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 18वीं नवरत्न कंपनी बन गई। यहाँ पर देखते हैं जून 2024 में घोषित विपणन सत्र 2024-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामान्य धान की MSP 2,250 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया है, जिसमें तुअर अरहर MSP 7,550 रुपये कुंटल घोषित किया गया। कौन सा सही है, को दूसरा सही है, ठीक है, ये वाला सही है, पहला वाला गलत। अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंडी मंडल द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। देखिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रख लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं कि धान का सामान्य का समर्थन मूल्य कितना है। तो ये 23 है। अगर A ग्रेड का 2320 रुपये महंगा है, बाजरा का है 2625 रुपये, ज्वार का है 3371 रुपये, ज्वार मलदंडी का है 3421 रुपये, रागी का है 4290 रुपये, मक्का का है 2225 रुपये, तुअर अरहर का है 7550 रुपये। ये क्वेश्चन कर रहा है 18 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गोदरेज समूह के भीतर विभिन्न संस्थाओं के हितों कानूनी स्वामित्व प्रबंधन के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावित संयोजनों को मंजूरी दी। GILC समूह की इकाइयों में कौन सी इकाई शामिल नहीं है। तो कौन सी इकाई शामिल नहीं है, गोदरेज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ये शामिल नहीं है।
ठीक है, ये नीचे देख लीजिएगा, हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई, ये गलत होता है एकदम। यह रिपोर्ट अंकताड़ द्वारा जारी की जाती है। दूसरा करें, इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देशों में यूएस से शीर्ष स्थान प्राप्त कर दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूएस से शीर्ष स्थान पर अंतर प्रवाह में है, याद रखेंगे, ये सही है। तीसरा क्या करा है कि यह भारत वर्ष 2023 में 28 बिलियन डॉलर के एफडीआई अंतर प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर है, तो भारत 15वें स्थान पर है, ये भी एकदम सही है। तो ये याद रखेंगे। देखिए, ये अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे स्थान पर कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह 1.3 ट्रिलियन डॉलर का रहा। मुख्य विषय क्या था? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट, ये रहा। अब देखिए, 15वें स्थान पर अपना प्यारा भारत रहा 28 बिलियन डॉलर के एफडीआई अंतर प्रवाह में। 2022 में कितना था? 49 बिलियन डॉलर के अंतर प्रवाह में 8वें स्थान पर था। हम थोड़ा सा कम हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूएस से, इसके बाद चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील, यूएस। अब देखिए यहाँ पर जून 2023 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये एपी होता, इन्हीं के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एपी होता की अध्यक्षता में 4 जून 2024 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुपात 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 11.29 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो ये कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, कृषि और किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसमें क्या था कि देखिए, फसल दिया गया है और कितना उत्पादन है। ठीक, तो कितना? चावल का उत्पादन 1367 लाख मीट्रिक टन, गेहूं का 1129, मक्का का 356, श्री अन्न जिसको मोटा अनाज कहते हैं 174, तूर 33, चना 115, मसूर 17, ये तिलहन का 395.93 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अब यहाँ पर देखते हैं सोयाबीन का कुछ खाद्यान्न फसल में 130 है, रैपिड सीड 131 है, गन्ना 4,425 है, कपास 325 है, जूट 92। अब देखिए यहाँ पर 4 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 5,560 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की। तुमने कितनी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त? तो ये 70% हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो ये यही सब दिया गया है। अब यहाँ देखिए, मई 2024 में अमेरिकी पत्रिका टाइम की 2024 के लिए विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। कौन कौन सी हैं 100 प्रभावशाली कंपनियों में 3 भारतीय कंपनी? ये रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा समूह, टाटा टाइटन श्रेणी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पायनियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 कंपनियां शामिल हुए हैं। अब देखिए कुछ इंटेल शीर्ष कंपनियां कौन है? इंटेल है, अमेजन है, सऊदी अरामको, एयरबस, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन, गूगल, टोयोटा, ये है। अब यहाँ देखिए, मई 2024 में बजाज फिनसर्व में भारत की पहली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया। इस फंड का नाम बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। भारत का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, किस नाम से? बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट लोकेशन फंड होगा। यहाँ पर देखते हैं, मई 2024 में जारी ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितने % रहने का अनुमान है? 6.6%। कितना? 6.6%। अब देखिए, वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर कितना है?
2024 में 3.1%, 2025 में 3.2%। G20 देशों की वृद्धि दर कितनी है? 3.1, 2025 में 3.1। अब देखिए OECD देशों की 1.7, 1.8। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.6, वर्ष 2025 में भी 6.6। चीन की जीडीपी हमसे कम 4.9, 4.5। OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। मई 2024 में कौन सा बैंक IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। यहाँ देखिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थित है। कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, घोषणा करता है SBI। देखिए भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज होगा। इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। विश्व की अपनी तरह का पहला तीसरा एक्सचेंज होगा, अपनी तरफ का तीसरा एक्सचेंज। मई 2024 में माइंड ग्रोव में भारत की पहली वाणिज्यिक SCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप को लॉन्च किया। MCU चिप को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और IoT उपकरण सहित उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा सही होगा? 1 और 2 दोनों ही सही होगा। ये देखिए किसके द्वारा? सेमीकंडक्टर इंडिया माइंड ग्रुप द्वारा। क्या है MCU चिप? माइक्रो कंट्रोल यूनिट चिप है ये माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा सिक्योर IoT नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन लॉन्च किया गया। यहाँ पर देखते हैं 31 मई 2024 को अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ दार अस सलाम पोर्ट तंजानिया के कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए कितनी अवधि की रियायत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? तो 30 वर्ष की। बस ये वही सब दिया है। अब यहाँ पर देखिए मई 2024 में जारी 2023-24 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान और 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद त्रैमासिक अनुमान जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि का अनुमान है? तो कितने % वृद्धि का अनुमान है? 8.2% वृद्धि का अनुमान है। कितना? 8.2% वृद्धि का अनुमान है। बस वही सब लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए 30 मई को 2024 को इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स होगा। इस इंडेक्स के आधार पर तिथि 2 अप्रैल 2018 और आधार मूल्य 1000 होगा। दोनों ही सही है। निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडेक्स 30 मई 2024 को NSE इंडेक्स लिमिटेड। उद्देश्य उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना जो EV इकोसिस्टम का हिस्सा है और नए जमाने में ऑटोमोटिव वाहनों को तकनीक के विकास में शामिल है। इंडेक्स के लिए आधार तिथि 2018 होगा। इंडेक्स के लिए आधार मूल्य 1000 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं मई 2024 में लोकार्पित प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप फिनटेक रिपोजिटरी के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर 28 मई 2024 को वित्त मंत्रालय 3 प्रमुख को पहले लोकार्पण किया है। प्रवाह किसी भी व्यक्ति संस्था के लिए विनियामक अनुमोदन हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये तो सही लग रहा है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप रिटेल निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक निर्बाध सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा तथा सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेन देन सुविधाजनक बनाएगा। फिनटेक रिपोर्टिंग में भारत फिनटेक क्षेत्र में संबंधित जानकारी होगी। इससे विनियामकरण दृष्टिकोण को इस क्षेत्र से बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा और इसे उचित बनाने में सुविधा होगी। ये भी सही, सब कुछ सही है, पहला वाला गलत लग रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी, वही जो वहीं ऊपर पड़े हैं वही है सब, ठीक है। प्रवाह का सिर्फ फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन।
मई 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमी एसोसिएशन प्रोस्पेक्ट 2024 मिड ईयर अपडेट जारी। वैश्विक विकास दर 2024 में 2.7%, भारत की विकास दर 2024 में 6.9% और चीन की विकास दर 4.8%। तो भारत तो चीन में दिया है। वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी? 2008 मतलब 2.8% रहेगी, भारत की 6.6 रहेगी और चाइना की भी 6.6 रहेगी। 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर हैं, कर रहे हैं, पहला ऑप्शन कर रहे हैं जो एथलीट हैं। दूसरा कर रहे हैं इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में लियोन मेसी तीसरे और लेब्रॉन जेम्स चौथे स्थान पर। सही दिख नहीं रहा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस सूची में विलियम एम्बापे 5वें स्थान पर है। तो कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, चौथा वाला गलत है। अब देखिए यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा एथलीट जो हैं सबसे ज्यादा पैसा पाते हैं। तो फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल कितना इनकी है? 260 मिलियन डॉलर। जॉन रहम 218, ये गोल्फ से संबंधित है। जॉन रहम याद रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है। लियोन मेसी 135 फुटबॉल से संबंधित है, ये तीसरे स्थान पर है। लेब्रोन जेम्स 128.2 बास्केटबॉल से संबंधित है। जियानिस एंटाकुनोपे 111 बास्केटबॉल से संबंधित है। 16 मई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता, लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक और जलवायु प्रूफ बनाने की मदद के लिए कितनी राशि की ऋण की मंजूरी दी? कितने राशि? 148.5 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दी। अब देखिए एशियाई विकास बैंक द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति होते ऋण को मंजूरी दी गई 148.5 मिलियन डॉलर। यही याद रख लीजिए बस, 148.5 मिलियन डॉलर एशियाई विकास बैंक द्वारा एडीबी के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 10 मई 2024 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कौन से? ड्रोन दीदी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुर्खियों में रहने वाला योजना है। अब देखिए किसके साथ समझौता हुआ? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय का महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता हुआ किस योजना पे के लिए? ड्रोन दीदी योजना के लिए। अब देखिए ये इस वर्ष प्रारंभ में शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? 15,000 महिला और कृषि कार्यों में फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोने के लिए ड्रोन चलाने के प्रशिक्षित करना। इस साझेदारी के तहत मंत्रालय और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड संचालित करेंगे। हैदराबाद और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 20 महिला प्रति बैच के विशेष बैच के द्वारा 500 महिलाओं को कुशल बनाने और पायलट प्रोजेक्ट होगा। 3 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक में से आरईसी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? तो गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे, गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। आरईसी लिमिटेड द्वारा गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी की स्थापना, सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ 3 मई 2024 को। प्रदाता कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। गिफ्ट सिटी स्थित है कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। उद्देश्य परिचालन का विस्तार करना है। आरईसी लिमिटेड क्या है? विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अग्रणी एनबीएफसी। अप्रैल 2024 में भारत की किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्यिक समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने किया है इसको लॉन्च करने की घोषणा? तो इसको हिताची पेमेंट सर्विस ने किया है। लॉन्च करने की घोषणा अप्रैल 2024 में घोषणा करता है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने भारत की अग्रणी भुगतान वाणिज्यिक समाधान प्रदाता है। इसे किसी भी समय बदला जा सकता है। उच्च प्रदर्शन वाली कैश रिसाइकलिंग मशीन में मेक इन इंडिया पहल के तहत।
अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो एचडीएफसी जो बैंक है वो 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, एचडीएफसी बैंक। देखिए कावारत्ती में कहाँ शाखा खुलेगी? कावारत्ती में खुलेगी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कावारत्ती है। 18 अप्रैल 2024 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। एनएफएल की स्थापना कब की गई? तो एनएफएल की स्थापना कब की गई? 1974 में किया गया एनएफएल की स्थापना। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया। ये किसान ब्रांड से इस कंपनी का फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की बिक्री की जाती है, किसान ब्रांड से किया जाता है। सार्वजनिक उद्योग और वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको दिया गया नवरत्न कंपनी का दर्जा। अप्रैल 2024 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था IRDA को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा प्राप्त होने के बाद अब कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितने राशि तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार होगा? तो ये कितने? 1000 करोड़ रुपए। याद रखेंगे 1000 करोड़ रुपए। तो ये देखिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, और यही है IREDA एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। IREDA जिसको बोला जाता है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के तहत इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। बाद में इसे सार्वजनिक वित्तीय संस्थान वर्गीकृत किया गया धारा 4 के तहत। वर्तमान में आधिकारिक तौर पर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ। IRDA को मिलरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया वर्ष 2015 में। अब यहाँ पर देखिए आप 18 अप्रैल 2024 को NGEL और ITL ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन सौर, पवन ऊर्जा भंडार आदि तथा उसके समाधान सहित ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के संयुक्त विकास का पता लगाने के लिए 1 और 2 दोनों होगा। सही, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं NGEL ITL के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर 18 अप्रैल 2024 को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा उद्देश्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को गति देने की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए NGEL का पूर्ण रूप NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NGEL का पूर्ण रूप, ITL का पूर्ण रूप इंडस टावर्स लिमिटेड, ITL। 18 अप्रैल 2024 को आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इस संस्थान को कब मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये 2004 में। अब देखिए हुडको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। कई कंपनियां अभी हमने आगे बताया कि सबको नवरत्न किसी का भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। अब देखिए हुडको के बारे में अगर देखते हैं कि इस कंपनी का अधिनियम 1956 के अधीन की गई। 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो संलग्न है हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में। इसको इसी प्रोजेक्ट के लिए मतलब ये बनाया गया था। इस संस्था को 2004 में प्रदान किया गया मिनीरत्न का दर्जा। 1991 में आवास विकास योगदान मिला था UN हैबिटेट स्कोर ऑफ ऑनर पुरस्कार। अब यहाँ पर देखते हैं हाल ही में जारी हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि इस सूची में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। तो क्या USA को शीर्ष स्थान प्राप्त? हाँ, यूनिकॉर्न में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त। इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो हाँ ये भी सही है, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए कहाँ पर कितने यूनिकॉर्न है। अब किसके द्वारा जारी किया जाता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 6वां ये संस्करण था। विश्व में कुल यूनिकॉर्न 1453 है जो 53 देशों और 291 शहरों में स्थित है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है?
तो सबसे ज्यादा पहले ये याद रखिएगा, इसके अनुसार दुनिया के यूनिकॉर्न की कुल मूल्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो जापान की जीडीपी का बराबर है। मतलब जितने भी यूनिकॉर्न है वो 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, याद रखेंगे। अमेरिका और चीन के बाहर यूनिकॉर्न का सबसे सक्रिय शहर लंदन था। अमेरिका और चीन के बाहर यूनिकॉर्न के लिए सबसे सक्रिय शहर कौन था? लंदन। इसके बाद बंगलौर, पेरिस और बर्लिन थे। अब देखिए सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है? यूएसए में 703, चाइना में 340, भारत में 67, यूके में 53। तो यही याद रखेंगे, यूएसए में कितने ज्यादा हैं, उसके तो आसपास भी नहीं है हम सब। चाइना हल्का थोड़ा है उसके पास, लेकिन वो भी बहुत पीछे है यूएसए सबसे ज्यादा। अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषित की गई मुद्रा का नाम क्या है? तो उस जो मुद्रा का नाम जिग है। जिम्बाब्वे की मुद्रा का नाम जिग है, याद रखेंगे। 5 अप्रैल 2024 को हाल ही में महीनों मूल्यह्रास और बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने हेतु नई मुद्रा का नाम जिग है। अप्रैल 2024 में कौन सी कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये कौन बनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन गई है। सी वाला आंसर सही होगा। अब यहाँ देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की यह कंपनी उपलब्ध हासिल की गुजरात के खावड़ा सौर पार्क में 2,000 मेगावाट की सौर क्षमता चालू करने। कंपनी को कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता खादड़ा सौर पार्क में चालू होने के बाद 10,934 मेगावाट। इससे बिजली मिलेगी 5.8 मिलियन से अधिक घरों को। प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी लगभग 21 मिलियन टन की। अब यहाँ देखिए, मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्रदान किया। ग्रिड इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 2009 में हुई थी। कब? 2009 में हुई थी। अब देखिए, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ग्रिड इंडिया, इस कंपनी को मिनीरत्न श्रेणी की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्रदान था। मार्च 2024 में मान्यता प्रदान की गई। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कार्य भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करना। अब देखिए, 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? तो ये किसको प्रदान की? अडानी पावर लिमिटेड को प्रदान की। बस वही सब है यहाँ पर लिखा गया है। मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो कौन सी बनी है? भारतीय जीवन बीमा, LIC। यही मजबूत है, ये मजबूत अभी बहुत दिन से है, ठीक है। याद रखिए, LIC ब्रांड 9.8 अमेरिकी डॉलर पर स्थित है। LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अमेरिकी डॉलर पर स्थित है, जिससे भाया भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का PSU बन गया है। इस सूची में ताइवानी कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है, जिसकी 4.9 अरब डॉलर है। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। याद रखेंगे, सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस सूची में जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। करें, विश्व में सर्वाधिक 814 अरबपति चीन में है, ये एकदम सही है, तो दूसरा वाला सही है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 जारी किया गया। इसमें इस सूची में शामिल अरब नए अरबपति 167 हैं। कुल अरबपति 3,279 हैं। 13वां संस्करण था। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। एलन मस्क 231 बिलियन डॉलर इनके पास है। जेफ बेजोस 185, बर्नार्ड अर्नॉल्ड 175, मार्क जुकरबर्ग 158, लैरी एलिस 144, वारेन बफेट 144, स्टीव वालमर 143, बिल गेट्स 138, लैरी पेज 123, मुकेश अंबानी 115। मुकेश अंबानी शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र
भारतीय अरबपति हैं। ठीक है, तो 10वें स्थान पर है ये स्टेट। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब, हाल ही में उन्होंने एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा है। ठीक, तो कौन है? मुकेश अंबानी। अधिक अरबपति वाले शीर्ष 3 देश कौन से? चाइना है, यूएसए है, फिर भारत है। सर्वाधिक अरबपति वाले 3 शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है, लंदन है, इसके बाद मुंबई है। 92 एशिया में शीर्ष पे स्थान पे है मुंबई। अब देखिए, मार्च 2024 में भारत सरकार एशिया विकास बैंक एडीबी ने गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी में बेहतर फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तक पहुंच बढ़ाने हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितनी राशि के? तो 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राशि पर। कितना? 23 मिलियन डॉलर के अमेरिकी राशि पर। अब देखिए, समझौता हुआ है तो एडीबी द्वारा 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो वही है बात। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मेडुयाक सिटी में मनीला में स्थित है। देश में वर्तमान में एडीबी के सदस्य कौन से हैं? मतलब वर्तमान में कितने एडीबी के सदस्य देश हैं? 68। अब यहाँ पर देखते हैं, 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ाने हेतु ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बी, बैंक इंडोनेशिया। याद रखेंगे, बैंक इंडोनेशिया ने समझौते किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के मध्य कब? 7 मार्च 2024 को सीमा पारीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया के उपयोग को बढ़ावा देना। 7 मार्च 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी प्रदान की। सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट की एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो 5,335 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है। तो एमएसपी को मंजूरी प्रदान आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 7 मार्च 2024 को, ठीक है, सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए टीडी 5 श्रेणी के बराबर निर्धारित मूल्य समर्थन मूल्य 5,335 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले 10 वर्षों के लिए कच्चे जूट में एमएसपी वृद्धि 122% रही है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्च 2024 को 3 राज्यों में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। विकल्प में इन 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? उत्तराखंड शामिल नहीं है। 3 केंद्रों में उद्घाटन किया जाए, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश में। अब देखिए, 3 नए CIPTI केंद्र स्थापित हुए, हिमाचल प्रदेश में और रांची में झारखंड में, और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हिसार में किया गया। कहाँ पर? हिसार में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर? हिसार में किया गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, 29 फरवरी 2024 को बड़ोदरा नगर निगम ने सतत जल अवसंरचना के लिए भारत और एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगरपालिका ब्रांड प्रारंभ किया। क्या पूछ रहा, कौन सा सही है? तो पहला वाला एकदम सही है। बड़ोदरा नगर निगम बीएमसी पेरिस समझौते के अनुरूप टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ब्रांड बड़ौदा के तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समर्पित होगा है। तो ये पहला वाला दोनों ही सही है। तो सिर्फ इसमें इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ौदा नगर निगम ने प्रमाणित हरित निगम ब्रांड के माध्यम से 100 करोड़ रुपए जुटाने वाला एशिया का पहला नगर निगम हो गया। वहाँ पर ऑप्शन जानते क्या देंगे? इंदौर देंगे। आप इंदौर ही बहुत लोग लगा के आएंगे, लेकिन बड़ौदा यहाँ पर लगाइएगा, बड़ोदरा, ठीक है। तो बड़ोदरा नगर निगम। अब यहाँ पर लिखा गया है, जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यह रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फोरम WEF
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, जो कि एकदम गलत है। इसको किसके द्वारा जारी किया? वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब देखिए इसके अनुसार 2024 में भारत की विकास दर 6.5 रहने का अनुमान है। तो ये एकदम सही है। आउटलुक जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इसके अनुसार भारत की विकास दर 6.5 रहने का अनुमान है। सबका दिया है, देख लीजिए। क्योंकि वैश्विक आधार पर 3.1 है हमारा, और यहाँ भारत की विकास दर 6.5 है, चीन की 4.6 है, 25 में भी 3.2 इधर है वैश्विक स्तर पर हमारा, दोनों 24 में भी वही है और 25 में यही है, यही याद रख लीजिए। चाइना का तो 25 में कम हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अन्य देशों की विकास दर अनुमानित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कि बहुत ही कम जा रहा है, जर्मनी का बहुत ही कम जा रहा है, जापान का बहुत ही कम जा रहा है, 0.9 जा रहा है, 1 जा रहा है, 0.5 जा रहा है जर्मनी का, UK का 0.6 जा रहा है, हमारा बहुत ही सही है अभी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अगस्त 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। जुलाई 2024 में किसने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है? तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया। जुलाई 2024 में किस देश ने 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जारी की है? तो ये जापान ने जारी किया है। 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जारी किया है। 3D करेंसी भी अब जाने, पहले मंदिर भी बन रहे थे, मस्जिद बन रही थी, अब करेंसी भी बनेगी। 25 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय ने पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने किस कंपनी के साथ ऐतिहासिक 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए कितनी नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी गई है? 170 मिलियन डॉलर। याद रखिए 170 मिलियन डॉलर। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। मई 2024 में अडारी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने SR ट्रांसकोर लिमिटेड के कितने % शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया? 100%। 23 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इतना लगभग कितना दे रहा है इसमें? 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 25 लाख 79,161 इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी प्रदान की गई थी। एक्सिस बैंक लिमिटेड, याद रखेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अब इसके आगे आपका जो साइंस वाला पोर्शन होगा, जो उत्तर प्रदेश या बिहार वाला पोर्शन होगा, उसको करवा देंगे। सब कुछ यही MCQ के फॉर्म में करवा देंगे और वो आपका मैगजीन चलता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।